आज जिस शख्स की हम बात करेंगे ये हैंडसम है, चार्मर है और गारंटी देता है कि 10 मिनट में किसी भी इंसान का विश्वास जीत लूं। ये हिंदी बोल लेता है, इंग्लिश बोल लेता है, फ्रेंच बोल लेता है, उर्दू बोल लेता है। लोग इसे देखना चाहते हैं, मीडिया वाले इसके इंटरव्यूज चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री वाले इस पर फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन ये पैसों के बिना किसी को ना इंटरव्यू देता है, ना ही पैसे लिए बिना किसी को अपनी जिंदगी की कहानी बताता है। आखिर इसमें ऐसा खास क्यों है कि मीडिया और फिल्म वाले इसके पीछे पड़े हैं? क्या है इसकी जिंदगी की कहानी में और कौन है ये शख्स? चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये शख्स वो है जो आज तो है 78 ईयर्स का, लेकिन इन 78 ईयर्स में से 45 साल इसने जेल में बिताए हैं। लोग इसे बिकनी किलर कहते हैं, कैसेनोवा कहते हैं, फ्रॉडस्टर कहते हैं, क्रिमिनल कहते हैं, सरपेंट भी कहते हैं। सरपेंट इसलिए क्योंकि जिसको डस रहा होता है उसे पता ही नहीं चलता है कि ये उसके साथ क्राइम करेगा। और वैसे इसका नाम है चार्ल्स शोभराज। जी हाँ, आज के इस एपिसोड में हम चार्ल्स शोभराज की जिंदगी की पूरी कहानी के बारे में बात करेंगे। ये बात होगी ईयर 1944 की। एक इंडियन बिजनेसमैन थे शोभराज भावनानी। वो वियतनाम में बिजनेस करते हैं। इसी दौरान एक शॉप पर काम करने वाली लेडी से उन्हें प्यार हो जाता है। दोनों लिव इन में रहते हैं, शादी नहीं करते हैं और इस रिश्ते से उन्हें एक बेटा होता है जिसे नाम दिया जाता है चार्ल्स गुरुमुख शोभराज हटचंद भावनानी। कुछ समय तक फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन बाद में चार्ल्स के मदर फादर में लड़ाइयां होने लगती है, जिसके बाद शोभराज भावनानी इन्हें छोड़कर चले जाते हैं। अब चार्ल्स और उसकी मदर अकेले रह जाते हैं। कुछ ही समय में मदर एक फ्रेंच आर्मी लेफ्टिनेंट के साथ शादी करती है और शादी के बाद चार्ल्स अपने नए पिता के साथ रहता है। लेकिन इसी दौरान इस शादी से चार्ल्स की मदर को एक और बेटा होता है और तब चार्ल्स को सौतेला महसूस होता है। वो अकेलेपन में रहता है, उसे लगता है कि उसके साथ भेदभाव किया जाता है और अपने इसी रेबलियस नेचर से वो धीरे धीरे एक दूसरे रास्ते पर निकल पड़ता है। वो चोरी चकारी करने लगता है। सबसे पहली बार चार्ल्स ने एक कार चोरी की थी और उसके जुर्म में वो 9 महीने जेल में रहा था। जेल में रहने के दौरान वहां पर कुछ एनजीओज के लोग आते थे कैदियों का मन परिवर्तन करने के लिए और उन्हें जिंदगी में अच्छे काम करने की प्रेरणा देने के लिए। इसी दौरान चार्ल्स की दोस्ती एक एनजीओ वाले बिजनेसमैन से होती है जिसका करोड़ों का धंधा होता है। ये एक तरफ तो एनजीओ चलाता है, लेकिन अंडर टेबल ये सारे क्रिमिनल वाले काम करता था। और इस बिजनेसमैन के साथ ही चार्ल्स जो अब तक कार चोरियां कर रहा था, वो अब ड्रग डीलिंग माफिया का हिस्सा था और क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहा था। इसी दौरान चार्ल्स की मुलाकात एक कैबरे डांसर से होती है और चार्ल्स की वो गर्लफ्रेंड बन जाती है। जिस वक्त चार्ल्स की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट होती है, तब चार्ल्स के खिलाफ फ्रांस में काफी मामले बढ़ने लगे थे। इसीलिए चार्ल्स ने डिसाइड किया कि वो फ्रांस छोड़ेंगे। लेकिन फ्रांस छोड़ना इतना आसान नहीं था क्योंकि कई पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। लेकिन वो बिजनेसमैन चार्ल्स को जैसे तैसे फ्रांस से निकलने में मदद करता है। कहते हैं कि फ्रॉड पासपोर्ट के जरिए चार्ल्स फ्रांस से निकलकर अलग अलग कंट्रीज होकर फाइनली 1969 में इंडिया आ जाता है। और इंडिया आकर फिर चार्ल्स वही काम शुरू करता है, कार चोरी, ड्रग्स देना, यही सब। इसी बीच 1971 में चार्ल्स 2 बंदूकों की चोरी करता है और इसी जुर्म में उसे 9 महीने की सजा होती है। मुंबई में वो पहली बार जेल में रहा था। मुंबई में ही चार्ल्स को उनकी गर्लफ्रेंड से बेटी हुई जिसका नाम चार्ल्स ने रखा उषा शोभराज। मुंबई के बाद चार्ल्स दिल्ली चला गया और दिल्ली में क्राइम्स करने लगा। वैसे तो चार्ल्स के क्राइम्स की लिस्ट बहुत लंबी है इंडिया में भी, लेकिन इस एपिसोड में हम मोस्ट टॉक्ड क्राइम्स की बात करेंगे, जिसमें से एक केस था अशोका होटल वाला केस। चार्ल्स दिल्ली के अशोका होटल में ठहरता है। वो होटल उस टाइम की बड़ी होटल थी और उस होटल में ज्वेलरी की भी शॉप थी। चार्ल्स अपने रूम से ज्वेलरी शॉप में कॉल करता है और कहता है कि मैं नेपाल का राजा हूं और मुझे तुम्हारी शॉप की ज्वेलरी देखनी है। जिसके बाद शॉप ओनर अपने एक बंदे के साथ ज्वेलरी दिखाने के लिए चार्ल्स के रूम में भेजता है। लेकिन चार्ल्स ने यहाँ पर बंदे को पानी ऑफर किया। पानी के अंदर ड्रग शामिल था। वो पानी पीने के बाद वो ज्वेलरी शॉप वाला बेहोश हो गया और इधर चार्ल्स ज्वेलरी लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल से ही फरार हो गया। लेकिन इसी बीच जब चार्ल्स भागने की कोशिश में एयरपोर्ट पहुंचता है तो कस्टम ऑफिसर्स को उसके बैग में भारी मात्रा में सोना मिलता है, तो गड़बड़ लगती है और उसके बाद चार्ल्स और उसकी गर्लफ्रेंड को वहां से अरेस्ट कर लिया जाता है और पुलिस को ज्वेलरी भी मिल जाती है। चार्ल्स को दिल्ली की जेल में रखा गया, लेकिन दिल्ली की जेल से वो जैसे भागा वो बिल्कुल फिल्मी कहानी है। दिल्ली की जेल में रहते हुए चार्ल्स ने अपेंडिक्स की शिकायत की, जिसके बाद चार्ल्स को हॉस्पिटल ले जाया गया। क्योंकि हॉस्पिटल में चार्ल्स के साथ पुलिस भी तैनात थी। एक रात हॉस्पिटल में चार्ल्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को फ्रेंच लैंग्वेज में कहा कि तुम दूसरे रूम में इन्हें पत्ते खेलने में बिजी कर दो
और फिर मैं निकल जाऊंगा। पुलिस ने चार्ल्स को इस वक्त टोका भी कि फ्रेंच में बात मत करो, तुम इंग्लिश में बात करो। तो चार्ल्स ने पुलिस को भटकाते हुए कहा कि अब क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड को गुड नाइट भी नहीं बोल सकता। कुछ इस तरह से पुलिस को चकमा दे दिया गया। इधर गर्लफ्रेंड पुलिस वालों के साथ पत्ते खेलने चली जाती है दूसरे कमरे में। चार्ल्स इधर हॉस्पिटल अथॉरिटीज को कहता है कि मुझे आज नींद की दवाई नहीं दी है, तो लाइट बंद करोगे तो ही मुझे नींद आएगी। लाइट बंद की जाती है और लाइट बंद करने के विदिन 10 मिनट बाद चार्ल्स अपने बिस्तर पर नहीं होता है। चार्ल्स भाग चुका था। कहते हैं कि इस केस के बाद चार्ल्स इंडिया छोड़कर बाहर चला गया था। कुछ समय उसने थाईलैंड और बैंकॉक में बिताया। इस दौरान पटाया में एक के बाद एक कई सारी लड़कियों की डेथ हो रही थी और जितनी भी लड़कियां थी वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में मिलती थी और उनके कॉस्ट्यूम पर एक फ्लावर बना रहता था, जिससे पहचाना जा सकता है कि ये किसी सीरियल किलर का ही काम है। चार्ल्स ने अपने एक साथी के साथ मिलकर कई सारे मर्डर्स के इस दौरान बैंकॉक पटाया में। कहते हैं कि इन्होंने कम से कम 20 से 24 लड़कियों की हत्याएं की। पहले उन्हें दोस्ती करते, फिर उन्हें ड्रग मिलाकर ड्रिंक देते, उसके बाद उन्हें मारते, फिर उनका सामान लेते और फिर उनके घर जाकर चोरी करते। कुछ इस तरह से इन्होंने लूटमार की थी। 73 से 75 के बीच चार्ल्स बैंकॉक में रहा, लेकिन बैंकॉक पुलिस चार्ल्स के खिलाफ कुछ अहम सबूत नहीं ढूंढ पाई, जिसके बाद चार्ल्स बैंकॉक से भी निकल गया और इसके बाद वापस 1976 में चार्ल्स इंडिया आया। चार्ल्स का एक देश से दूसरे देश में जाना बहुत आसान था, क्योंकि वो फर्जी पासपोर्ट्स लेकर घुमा करता था, एजेंसीज को भी बेवकूफ बनाता था। और आखिर ये फर्जी पासपोर्ट्स कहां से लाता था, इसकी भी एक कहानी है जो 1976 में सामने आई। होटल विक्रम में कई सारे फ्रेंच लोग ठहरे थे। वो फ्रेंच टूरिस्ट थे जो इंडिया घूमने आए थे। इसी दौरान चार्ल्स, क्योंकि फ्रेंच जानता था, वो फ्रांस से ही था, तो उसने उन लोगों से फ्रेंच में बात की और उनसे कहा कि यहाँ इंडिया में पानी बहुत खराब है, यहाँ का पानी मत पीना, मैं जो पानी दे रहा हूँ वो पानी पीना, उससे तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी, वो पानी तुम्हें सूट होगा, मैं भी फ्रांस से हूँ, मैं भी वही पानी पीता हूँ। इन टूरिस्ट को चार्ल्स ने वो पानी पिलाया, उस पानी के अंदर ड्रग्स था, ये सभी लोग बेहोश हो गए और फिर चार्ल्स ने इन सभी लोगों को लूटा और इनके पासपोर्ट्स ले लिए। बस इन पासपोर्ट्स पर तस्वीरें बदलता और अलग अलग देश में अलग अलग आइडेंटिटी से चार्ल्स घूमता। लेकिन कहते हैं कि इस वाले कांड के बाद चार्ल्स को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और अरेस्ट करने के बाद चार्ल्स को 12 साल की सजा सुनाई गई थी। चार्ल्स को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया था, लेकिन जेल में जाकर भी चार्ल्स ने वही काम शुरू कर दिया, अपनी धाक जमानी शुरू कर दी और आसपास के लोगों में चार्ल्स ने अपना जादू ऐसे चलाया कि लोग चार्ल्स के फैन हो गए। वहां पर जेल अथॉरिटीज चार्ल्स को चार्ल्स सांप कहकर बुलाते थे। इनफैक्ट जेल में रहने के दौरान ही जब एक ड्रग पैडलर आया और उसे लगा कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, ड्रग्स का केस है, वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, तब चार्ल्स ने उस बंदे की जेल में बैठे हुए बेल दिलवा दी और वो बंदा जेल से बाहर गया। जेल से बाहर जाने के बाद वो बंदा चार्ल्स का फैन हो गया और चार्ल्स से कहा था कि जब भी जरूरत पड़े मुझे याद करना। इधर जेल में चार्ल्स एकदम शान से रहता। जेल अथॉरिटीज भी चार्ल्स की बहुत इज्जत करती। चार्ल्स जो जेल से भागने का आदी था, उसने तिहाड़ जेल में सबसे लंबा समय बिताया। इधर 12 साल पूरे होने जा रहे थे, फिर भी चार्ल्स आराम से जेल में रह रहा था। उसका व्यवहार भी अच्छा था। पुलिस वाले हैरान थे कि अचानक जो चार्ल्स धोखा देने का आदी है, वो इतने लंबे समय तक जेल में कैसे रह गया। जेल अथॉरिटीज को नहीं पता था कि चार्ल्स के दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक प्लान चल रहा है। चार्ल्स के 12 साल पूरे होने वाले थे तिहाड़ जेल में। जिस दिन चार्ल्स को जेल से रिहाई मिलने वाली थी, उसके एक दिन पहले ही चार्ल्स ने बड़ा कांड कर दिया। चार्ल्स जो जेल में बहुत इज्जत कमा चुका था, उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेशन रखा। उसने कहा कि मैं जेल से जा रहा हूँ, इसीलिए मैं इस इवेंट को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। जेल में सभी के लिए खाना बुलवाया गया। खाने में लड्डू, मिठाइयाँ, जलेबी और फ्रूट क्रीम भी थी। चार्ल्स ने अपनी ये बर्थडे की तैयारी जेल के 4 और लोगों के साथ मिलकर की थी और बाहर से भी कुछ मदद ली थी। और बाहर से मदद किसने की? वही शख्स, वही ड्रग पैडलर जिसको चार्ल्स ने बेल दिलवाई थी। उस ड्रग पैडलर से चार्ल्स ने ड्रग मंगवाया, फ्रूट क्रीम में डाला, फ्रूट क्रीम सभी को सर्व की गई, सभी को वो खाना खिलाया गया और कुछ ही देर में सभी लोग बेहोश हो गए। चार्ल्स और उसके वो 4 साथी सारे जगे हुए थे। जैसे ही सभी लोग तिहाड़ जेल में बेहोश हुए, चार्ल्स और उसके वो 4 साथी आराम से तिहाड़ जेल से निकलकर भाग गए। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर जिस चार्ल्स की सजा पूरी हो रही थी, वो चार्ल्स एक और क्राइम करके जेल से इस तरह क्यों भागा? एक दिन बाद तो वो जेल से
बाइज्जत बरी होने वाला था। तो इसके पीछे भी चार्ल्स का एक प्लान था। चार्ल्स 12 साल जेल में रह चुका था और अभी 8 साल और उसे जेल में रहना था। उसको कैसे भी करके पूरे 20 साल जेल में बिताने थे, क्योंकि चार्ल्स को बैंकॉक पुलिस ढूंढ रही थी। बैंकॉक में सीरियल किलिंग्स जो चार्ल्स ने की थी उसके लिए बैंकॉक में वो वांटेड था। और जैसे ही चार्ल्स यहाँ इंडिया में जेल से छूटता तो 15 दिन बाद उसे इंडिया से डिपोर्ट कर दिया जाता, क्योंकि चार्ल्स इंडियन सिटीजन नहीं था। और उसके बाद चार्ल्स को बैंकॉक पुलिस अरेस्ट कर लेती। लेकिन बैंकॉक पुलिस का एक रूल है कि अगर किसी भी केस में 20 साल तक कोई अपडेट नहीं आता है तो फिर वो केस बंद है और आप उसे क्रिमिनल नहीं ठहरा सकते। और चार्ल्स का प्लान यही था कि कैसे भी करके 20 साल इंडियन जेल में बिताऊं। इसीलिए जब 12 साल बाद वो जेल से बाइज्जत बरी होने वाला था, तब वो जेल में ही ऐसा क्राइम करके भागा कि फिर से इंडियन पुलिस चार्ल्स को ढूंढ रही थी। इस बार चार्ल्स भागकर गोवा गया। वहां पर भी उसने टूरिस्ट को लूटा, किसी को ड्रग किया, यही सब काम वो करता। तभी मुंबई पुलिस गोवा में चार्ल्स को स्पॉट करती है। उसे पकड़कर मुंबई लाया जाता है। और चार्ल्स जो इतना इंपॉर्टेंट आदमी था कि ये जैसे ही छूटता है ये क्राइम्स करता है, इसे अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। उस चार्ल्स को बाद में दिल्ली पुलिस चार्टर्ड फ्लाइट से मुंबई से दिल्ली लेकर जाती है। शायद ही किसी क्रिमिनल के लिए चार्टर्ड फ्लाइट का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन चार्ल्स उस लेवल का क्रिमिनल था कि उसे छोड़ा ही नहीं जा सकता था। और छोड़ते ही वो कहाँ गायब होगा और कहाँ क्राइम करेगा ये नहीं पता था। इसीलिए पुलिस कोई चूक नहीं चाहती थी। पुलिस को लग रहा था कि पुलिस ने अपना काम कर लिया है, बड़ी जीत हासिल की है, चार्ल्स को अरेस्ट कर लिया है। और इधर चार्ल्स मन में खुश हो रहा था कि उसका काम फाइनली हो गया, अब वो और लीगली जेल में रह सकेगा। और इस बार हुआ भी यही। चार्ल्स को 10 साल की और सजा मिल गई। यही तो चार्ल्स चाहता था। फाइनली ईयर 97 में चार्ल्स इंडिया की तिहाड़ जेल से छूटा और उसके बाद वो फ्रांस चला गया। फ्रांस जाकर भी चार्ल्स ने करोड़ों रुपए कमाए। नहीं, वहां पर क्राइम्स नहीं किए थे, बल्कि वहां की मीडिया ने चार्ल्स के काफ़ी इंटरव्यूज़ लिए। रॉबरी और उसके लाइफ के बारे में मीडिया जानना चाहती थी। चार्ल्स हर इंटरव्यू के लिए $5000 चार्ज करता और फिल्मों, डॉक्यूमेंट्रीज और बुक्स के लिए 90 करोड़ तक रुपए चार्ज किया करता था। फ्रांस में अब चार्ल्स की अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। वो अपने परिवार के साथ थे। लेकिन 2003 में चार्ल्स को फिर पता नहीं क्या हुआ, वो फ्रांस छोड़कर आया नेपाल। और नेपाल की पुलिस ऑलरेडी चार्ल्स को ढूंढ रही थी, क्योंकि चार्ल्स ने 73-75 के दौरान नेपाल में भी 2 मर्डर्स किए थे और उसी का इल्ज़ाम चार्ल्स पर लगा था। और यहाँ पर चार्ल्स फंस गया। चार्ल्स को नेपाली पुलिस ने 2 मर्डर्स के मामले में अरेस्ट कर लिया। लेकिन नेपाल में भी जेल में चार्ल्स की वही शानो शौकत। चाल के इशारों पर जेल अथॉरिटीज काम करती। चार्ल्स को जेल में सारी फैसिलिटीज मिलती। इसी दौरान चार्ल्स, जो कि कानून का बहुत जानकार था, अपने केसेस के पेपर्स खुद पढ़ता था, उन्होंने नेपाल में अपने लिए एक वकील हायर की। वकील से अक्सर चार्ल्स की मुलाकात होती थी और कई बार वकील अपनी बेटी को भी चार्ल्स से मिलने के लिए लाया करती थी। तो इसी दौरान चार्ल्स को अपनी ही वकील की बेटी से प्यार हो गया। बेटी की उम्र 20 साल थी और चार्ल्स की उम्र 65 साल थी। 2010 में चार्ल्स ने अपने से 44 साल छोटी लड़की निहिता विश्वास के साथ शादी कर ली और ये शादी जेल में हुई। जेल के अंदर की तस्वीरें सामने आई, चार्ल्स निहिता की मांग में सिंदूर भरते हुए। सभी शॉक्ड थे, ये जेल है या क्या है। समय के साथ उम्र बढ़ती रही, चार्ल्स भी ठंडा पड़ता रहा, तबीयत भी बिगड़ती रही। 2017 में चार्ल्स की बाईपास सर्जरी हुई, लेकिन जिन डॉक्टर्स ने सर्जरी की उनका कहना था कि रॉब वही है चार्ल्स का। चार्ल्स अपने आप को बहुत बड़ा आदमी बताता है। डॉक्टर को ये तक कह दिया कि तुम्हारे हॉस्पिटल को अच्छी फंडिंग दिलवा दूंगा, मेरी बहुत जान पहचान है, तुम्हारे हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा बेड्स दिलवा दूंगा। इस तरह का वादा चार्ल्स ने अपने बाईपास सर्जरी करने वाले डॉक्टर से भी कर लिया। खैर, डॉक्टर तो चार्ल्स को अच्छे से जानता था, इसीलिए चार्ल्स की बातों में नहीं आया। कुछ सालों पहले चार्ल्स ने नेपाली कोर्ट में अर्जी दी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि उनकी तबीयत भी खराब रहती है और अब उनकी उम्र भी हो गई है, तो उन्हें रिहा किया जाए। और नेपाल में एक रूल है कि 72 ईयर्स की एज अगर आपकी हो जाती है तो आप जेल से रिहाई की परमिशन ले सकते हैं। और इसी रूल के तहत चार्ल्स ने ये अर्जी डाली थी। सालों से इस अर्जी पर सुनवाई हो रही थी और अब फाइनली चार्ल्स जेल से रिलीज हो चुका है। लेकिन अब चार्ल्स को नेपाल में नहीं रखा जाएगा, वो एक फ्रेंच सिटीजन है। तो विद इन 15 डेज चार्ल्स को फ्रांस डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये है कहानी उस क्रिमिनल की जिसने कई देशों में क्राइम किए और कह सकते हैं कि ये एक स्मार्ट, चार्मिंग और सबको पागल कर देने वाला चोर था।